हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूं राजू कुमार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। बच्चे, सबसे पहले सॉरी, कल मैंने आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ ज़रूरी काम था। तो आज बच्चे मैं आपके 10th क्लास के जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे, मैं हिंदी 2 वर्णिका के पहला अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। तो जानते हैं दही वाली मगम्मा को किस तरह से जानेंगे, समझेंगे और चीज़ों को याद करेंगे। यहीं पे इसी क्लास में आपको याद करनी है। तो क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से आपको ये कहानी समझाता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आप समझ सके अच्छे से। तो क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि दही वाली मगम्मा किस कहानी से है। तो पहला हमने लिख दिया है दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक सामने है श्रीनिवास। तो दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। नंबर 1 में लिखना है, यह कहानी कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास है। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। दही वाली मगम्मा के जो लेखक हैं, उनका नाम क्या है? श्रीनिवास, जिनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जो इस कहानी के लेखक हैं। चौथा पॉइंट है आपका, यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार से ली गई है। यह जो कहानी है आपके, वो ली गई है कन्नड़ कहानियाँ के नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार से ली गई है। ये जो दही वाली मगम्मा आपकी कहानी है। 5वां लिखिएगा, साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। इनका जो साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। ये जो है लेखक के बारे में बता रहा हूँ। जो श्रीनिवास दही वाली मगम्मा के जो लेखक है, उनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है, जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, या पूछ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, ये भी पूछ लेते हैं कि यह कहानी कहाँ से, किस सभार से ली गई है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। या पूछ लेता है कि सनवा कथे गुलू को किस साल साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था, तो 1968 ईस्वी में। छठा पॉइंट है, श्रीनिवास जी की मृत्यु 6 जून 1986 ईस्वी में हो गई। ठीक है, श्रीनिवास जी की मृत्यु कब हुई? 6 जून 1986 में। इनकी जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 6 जून 1891 में, लेकिन इसकी मृत्यु जो 6 जून 1986 में हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है, आती भी है कि श्रीनिवास जी का मृत्यु कब हुई थी, तो 6 जून 1986 ईस्वी में हो गई थी। दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ कहानी है। तो कन्नड़ कहानी से हिंदी कैसे आया, यानी हिंदी में किसने बदला? तो बी आर नारायण एक लेखक है, जिन्होंने दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कौन सी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। लेकिन कन्नड़ कहानी को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। ये आपके श्रीनिवास जी के बारे में इतना था। दही वाली मगम्मा के जो लेखक श्रीनिवास जी हैं, उनके बारे में ये 7 पॉइंट थी कि यह कहानी कन्नड़ कहानी है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है, जिनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 में हुआ था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार से ली गई है। साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया है। श्रीनिवास जी की मृत्यु 6 जून 1986 में हो गई। और बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। अब चलते हैं इसके आगे, अब बुक पे चलते हैं। तो बुक के मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, आप समझ सकें। ठीक है, इसके नोट कर लें आप लोग। हाँ, तो चलिए देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। 8वां है, मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी। ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, तो
हेडलाइन में ही नाम है कि दही वाली मगम्मा, मतलब दही बेचने का काम करती थी जिसका नाम है मगम्मा, जो कि एक कन्नड़ कहानी है जिनके लेखक श्रीनिवास जी हैं। तो वो जो है दही बेचने काम करती थी। वो एक विधवा औरत थी, उनका पति नहीं था, वो अपने बेटा, एक बहू, एक पोता के साथ रहती थी और वो जो है बेंगलोर जाया करती थी दही बेचने के लिए, और उसी से जो वो पैसा कमाती थी उसी से वो अपना घर चलाती थी, अपना जीवन यापन करती थी। तो इस तरह से लिखना है कि मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलुरु जाती थी। मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी। मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करती थी। मगम्मा के पति नहीं है। मगम्मा एक विधवा औरत है। उनका एक बेटा, एक बहू और एक पोता है जिनके साथ वो मिलजुल के रहती थी। वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। बेंगलोर के पास कुछ दूरी पे एक गांव का नाम है अवलूर, उसी के पास किसी गांव की रहने वाली है। शायद उस गांव का नाम वेंकटपुर हो सकता है। जिस गांव की वो रहने वाली थी अवलूर के पास, शायद उस गांव का नाम वेंकटपुर हो सकता है। मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा के गांव में एक कुआं था जिसका नाम अमराई का कुआं था। मगम्मा जिस गांव में रहती थी उस गांव में एक कुआं था। उस कुआं का नाम क्या था? उस कुआं के नाम अमराई का कुआं था। उस कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं था। मगम्मा के गांव का एक जुआरी था। मगम्मा, हर गांव में कोई ना कोई बदमाश हो ही जाता है, तो मगम्मा के जो गांव का एक आदमी था जो जुआरी था, लंपट था, जिसको बदमाश भी बोल सकते थे, जिसका नाम रगम्पा था। ठीक है, मगम्मा के गांव का एक जुआरी, एक लंपट बदमाश था जिसका नाम रगम्पा था। यह जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का आदमी था। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं क्वेश्चन में। मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपया थी। उस समय मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपया थी। उस समय जहाँ पे वो दही बेचने के लिए जाया करती थी। मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। 4 सदस्य हैं मगम्मा के परिवार में। कुल कितने सदस्य हैं? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। कौन कौन है? एक मगम्मा है, एक बेटा है उनका, एक बहू है और एक पोता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मगम्मा क्या बेचने का कार्य करती थी? तो मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी। कहाँ जाती थी बेचने के लिए? तो मगम्मा जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर जाया करती थी। मगम्मा के पति नहीं थे, उनका एक बेटा, बहू और एक पोता था। वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। शायद उस गांव का नाम वेंकटपुर था। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा के गांव में एक कुआं था, उसका नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव के में एक कुआं था जिसका नाम अमराई का कुआं था। मगम्मा के गांव के एक जुआरी लंपट बदमाश था जिसका नाम रगम्पा था। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना थी? 8 रुपया थी। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, वह जो दही बेचने का कार्य करती थी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है 17वां में। 16 तक हो गया था। 17वां में लिखना है मगम्मा का अपनी बहू से पोते को लेकर विवाद हो गया था। अब समझना है कि कैसे विवाद हो गया था। दादी है घर में, पोता है घर में, बहू है घर में। एक बार जो है बहू का नाम आपका रगम्पा था। रगम्पा तो आपका जुआरी का नाम था, नजम्मा था, सॉरी नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, नजम्मा थी। तो एक बार जो है नजम्मा जो है अपने बेटे को पीट रही थी। तो जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो दादी को तो देखा नहीं जाएगा। तो दादी जो है, मतलब मगम्मा जो है, अपनी बहू को बोलती है, डांटती है कि क्यों पोते को मार रही, क्यों बेटे को मार रही है। तो बहू ने सास के ऊपर थोड़ा सा गर्मा गई, थोड़ा सा गुस्सा गई कि नहीं, मेरा बेटा है, मेरा अधिकार है, मेरे बेटे पर हम मारे कुछ करें, आपको क्या। मतलब दोनों में बहस हो जाती है पोते को लेकर, जिस कारण से जो है मगम्मा को जो है अपने बहू से विवाद हो जाता है घर में। उसके बाद जो है मगम्मा घर में अलग हो जाती है, अलग से खाना वाना बनाती है, अलग रहने लगती है। जब मगम्मा चाहती थी क्या कि अपने बेटे पे, अपने बहू पे और अपने पोते पर जो है अधिकार बनाए रखें, लेकिन ऐसा तो अब संभव है नहीं अभी के समय में। तो वही उसी को लेके जो है दोनों में विवाद हो गया था, जिससे दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती थी। अब मगम्मा भी अभी अलग रहने लगी, जिस कारण से जो है विवाद हो गया था घर में। तो मगम्मा का अपनी बहू से जो विवाद हुआ था किसके कारण? तो पोते को लेके। दूसरा पॉइंट लिखना है बहू की दशा किसकी जैसी है? तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसी है। ठीक है, इस कहानी में जो है बहू की दशा किसकी जैसी है? तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसी है। अगला पॉइंट है शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। ठीक है,
शहरों में रोज आकर दही देना और 1 महीने के बाद जो पैसे लिया जाता है तो पैसे लेने को बारी कहा जाता है, बारी कहते हैं। अब है अगला पॉइंट, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था और किससे कहा था? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? अपनी बहू नजम्मा से कहा था। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने किसको कहा? तो मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को कहा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति दही वाली मंगम्मा कहानी से ली गई है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ठीक है, तो ये था दही वाली मंगम्मा का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये कहानी क्या है। तो कहानी क्या है एक बार फिर से बता देते हैं कि दही वाली मंगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, जिसके लेखक श्रीनिवास जी है। वह जो रोज दही बेचने के लिए कहाँ बेंगलोर जाया करती थी, ठीक है, और उस चीज़ से अपना जीवन यापन करती थी। एक बार जो है घर में जिसे वो लेखक की माँ को जो बेंगलोर में दही दिया करती थी, तो जिसे वो माँ जी कहकर पुकारती थी और अपने घर की सारी बातें जो है उस माँ जी को कहा करती थी। तो माँ जी उसे समझाती भी थी कि घर में अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम घर में रहो, खाओ पियो, अब बहू को दे दो ये सब। लेकिन वो चाहती थी कि नहीं, अपना अधिकार जो है बेटे बहू और पोते पर बनाए रखे। लेकिन माँ जी उसे समझाती भी थी। इसी तरह से एक दिन जो है नजम्मा जो है अपने बेटे को पीट रही थी, घर में कुछ गलती किया होगा तो पीट रही थी। तो मंगम्मा जो है उसे रोकती है, क्यों पीट रही हो बच्चे को? तो इसी में जो है उसकी बहू थोड़ी सी उस पर गर्म गई, मतलब थोड़ा सा उस पर गुस्सा गई कि मेरा बेटा है, मेरा अधिकार है, हम पीटे कुछ भी करें, जिस कारण से जो है मंगम्मा को बुरा लगा था और वह अलग हो गई थी घर से। लेकिन उसी गांव में एक लंपट आदमी था, लंपट जुआरी टाइप का आदमी था, जिसका नाम क्या था? रगम्पा था। जो जब पता चला उसके घर में कि सास बहू में नहीं बन रही है, तो वो जो है थोड़ा सा उसके पीछे पड़ गया ताकि उससे कुछ पैसा ले सके कर्ज को बोल के। लेकिन उसकी बहू जो है थोड़ी सी समझदार थी। किसकी बहू? मंगम्मा की बहू जो उसकी समझदार थी। जब पता चला कि रगम्पा जो है मेरी सास के पीछे पड़ गया है पैसे उसे लेने के चक्कर में, तो वह जो है अपने पोते को जो है दादी के पास भेजता है कि तुम जाओ दादी के पास और उसे मनाओ, मिठाई लेने के लिए उसे मिठाई मांगो। मतलब दादी जो है पोता से तो चाहती हर दादी अपना पोता पोती को तो चाहती ही है। तो बहू जो है पोता को, अपने बेटे को दादी के पास भेजा और कहा कि तुम दादी के साथ ही रहना। तो पोता जो है दादी के साथ रहने लगा और एक दिन जो है जिद मचाने लगा, थोड़ा सा परेशान दादी करने लगा कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जो है दही बेचने के लिए जाऊंगा। लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, अब दही मटके सर पे रखे कि गोद में बच्चा ले कि कैसे जा, उतना दूर जाना है, शायद 3 मील शायद दूर था बेंगलोर, अवलूर से, उसके गांव से बेंगलोर की दूरी, जहाँ दही बेचने के लिए जाएगी। तो फिर जो है पोता तो जिद करने लगा कि नहीं, मैं भी दादी के साथ जाऊंगा, मैं भी दादी के साथ जाऊंगा। तो इतने में जो है उसका बेटा और बहू आया माँ के पास, उनके माँ के पास समझाया कि ठीक है, अपनी गलती को स्वीकार किया। तब जो है थोड़ा सा मंगम्मा को भी अच्छा लगा और जो माँ जी कहती थी, जिसको वो दही जो बेचती थी, वह भी उसको समझाई कि घर में मिलजुल कर रहना चाहिए और सारा अपना कर्तव्य जो है, अपना दायित्व जो है अपनी बहू बेटा को दे दो, तुम आराम से बैठ के खाओ पियो रहो, मस्त रहो। तब जो है मंगम्मा थोड़ा मानी और धीरे धीरे जो है मंगम्मा के साथ उसकी बहू भी दही बेचने के लिए जाने लगी। और एक बार एक समय ऐसा आता है कि दादी जो है घर में रहने लगी और उसकी बहू काम करने लगी और घर को चलाने लगी। ये था इस कहानी का ये। ठीक है, तो अब सवाल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये आपके बुक के पहले प्रश्न है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? अभी कुछ देर पहले बताया ही कि पोते को लेकर विवाद था, अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, तो कुछ देर पहले आपने देखा नोट्स के जरिए कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आपके बुक के पहला प्रश्न है, लघु प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर साल नहीं तो एक साल के बाद एक साल पूछा ही जाता है। मतलब ये सब क्वेश्चन है तो पूछता ही है एग्जाम में, तो जानना तो सबको है ही। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आंसर उत्तर लिखना है, समझना है। देखिए,
मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते को लेकर हुआ था। ठीक है, विवाद कैसे हुआ था कि अपने बेटे को वो मार रही थी, मतलब पोते को मार रही थी उसकी माँ। तो दादी को अच्छा नहीं लगा, तो दादी बोली काहे मार रही है, बोला मेरा बेटा, हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सच बात है, किसी का बेटा उसका अधिकार है, वो मार सकती है, लेकिन दादी है घर में तो रोके ही भाई, सबका पोता दादी का प्यारा होता है। तो मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते को लेकर हुआ था। मगम्मा अपने बेटे, बहू और पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मगम्मा जो है तीनों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जो हम बोलेंगे वही करेगी, जैसे हम बोलेंगे वैसे घर चलेगा। ठीक है, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बहू नहीं चाहती थी, अब बूढ़ी हो गई है मगम्मा, मतलब उसकी सास, तो वो चाहती थी अब कितनी करी सास, लेकिन नहीं, उसकी मगम्मा का यही सोचता कि नहीं, हम जो है अपने बेटे पे सब पे अधिकार बनाए रखें, तो जिससे उसकी बहू को पसंद नहीं था, और यही अधिकार को लेकर दोनों सास बहू में विवाद का कारण था। अभी भी देखते होंगे आप लोग घर में, किसी किसी घर में, गाँव में, कि सास बहू में कुछ न कुछ अनबन होते रहता है पोता को लेके, कि हाँ काहे मारती है, झगड़ा अनबन हो ही जाता है कि नहीं मेरा अधिकार हो, मेरा बेटा है, मेरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन शादी होने के बाद सब अलग अलग, सब चेंज हो जाता है। ठीक है, गांव घर में होता ही है। तो ये था मगम्मा का अपने बहू के साथ जो विवाद हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो अधिकार और पोते को लेके हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ गया, विवाद का यही कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था, तो उसी के गांव का एक लंपट, जुआरी, बदमाश, लालची व्यक्ति था। रगम्पा कौन था, तो उसी के गांव का एक लंपट, जुआरी, बदमाश, लालची व्यक्ति था। तो रगम्पा कौन था और वो क्या चाहता था मगम्मा से, देखिए उत्तर में लिखना है। रगम्पा मगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक लंपट, जुआरी और लालची व्यक्ति था। लंपट जान ही गए होंगे, जुआरी जान ही गए होंगे, और लालची व्यक्ति, लालची व्यक्ति था रगम्पा। रगम्पा मगम्मा के घर का कुछ कुछ बातें जानता था, कि वह अपनी बहू से अलग हो गई है। ठीक है, आना सुनी जब घर में होता है तो आसपास के लोग जा ही नहीं जाते हैं क्या हुआ नहीं हुआ है, तो लेकिन रगम्पा जैसे अगर आदमी रहे, वो तो हर घर का बात जानता होगा, हर घर के बारे में जानता होगा कि किसके घर में क्या हुआ है, कौन अलग हो गया है, कौन क्या नहीं, ताकि उसका दाल गल सके, क्योंकि वो तो लालची है, जुआरी है। तो मगम्मा के घर का कुछ कुछ बातें जानता था कि वह अपनी बहू से अलग हो गई है, इसलिए वह कुछ पैसे कर्ज लेने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। वो जो पैसा रखती थी, जो दही को बेच के आती थी, तो कहीं भी रखे, तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि वो मिट्टी के नीचे रखते थे। ठीक है, कोई चीज़ घड़ा हो गया हो, उसमें रख के मिट्टी के नीचे दबा देते थे, तो वो भी वही करती थी। तो रगम्पा थोड़ा थोड़ा कुछ जानता था, तो जब जान गया कि उसे घर वह अलग हो गई है अपनी बहू से, तो वो उसके पीछे पड़ गया था कि हाँ कुछ पैसा मुझे कर्ज दो, मतलब कर्ज लेने के बहाने जो है मगम्मा के पीछे पड़ गया था। समझ में आ गया रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, लिख ले इसे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखो बच्चे, सवाल का जवाब उसी तरह से देना चाहिए जो लगे कि हाँ ये सवाल, ये इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो आपके सामने ये आंसर है, उत्तर है। मुझे पता है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी तो जरूर लग रही होगी, तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें कि हाँ सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, राजू सर हैं। ठीक है, तो वीडियो तो बनी आपको पसंद और समझ तो आ ही रही होगी, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, आप समझदार हैं, आप तो कर ही दीजिएगा। तो सवाल है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जब बहू सास में अनबन हो गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, उसका कम कर, जब सास बहू में अनबन हो गई थी, तो बहू ने क्या ऐसा प्लान किया होगा, क्या ऐसा योजना बनाई, तरीका अपनाया जिससे सास मान गई। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है। मगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। मगम्मा की जो बहू नजम्मा थी वो थोड़ी बुद्धिमान थी, समझदार भी थी। जब नजम्मा को पता चला कि रगम्पा उसकी सास के पीछे पड़ गया है,
धीरे धीरे तो गांव में पता चल ही जाता है। ऐसे तो उसकी बहू है, जब उसको पता चल गया कि नगम्मा जो रंगम्पा जो है जुआरी भी था, जब पता चल गया कि उसकी सास के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसकी सास के पास तो पैसा भी है, तो कोई भी बहू नहीं चाहेगी। तो सास के पीछे पड़ गया था रंगम्पा। जब यह पता चला उसकी बहू को, तब उसने एक योजना बनाई। कौन सा योजना बनाई? तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे को कुछ बोलकर, मतलब छोटा बच्चा था उसका, था समझदार ही था, कितना 1-2-3 साल का तो होगा ही। तो वो अपने बेटे को कुछ बोलकर दादी के पास भेज दिया। ठीक है, दादी के पास भेज दिया। एक दिन पोता जो है जिद करके बैठ गया कि वह भी दादी के साथ दही बेचने जाएगा। लेकिन उसको कैसे ले जाएगा दादी? एक तो मटकी दही का, ऊपर से बच्चा, कैसे उसको ले जाएगा? ठीक है, दादी भी बूढ़ी हो गई थी। वह भी दादी के साथ दही बेचने के लिए मचल गया कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तब बेटा बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती स्वीकार की। ठीक है, फिर मंगम्मा जो है खुशी खुशी बेटे बहू और पोते के साथ रहने लगी। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटा का जरिया बनाया, मतलब उसके पोते का जरिया बनाया, अपने बेटे का जरिया बनाया, दादी के पास भेजा, ताकि वह दादी के साथ जिद मचाने लगा कि वह भी दादी के साथ जाएगा, मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगा। तब वो मंगम्मा करेगी क्या? तब जो है उसका बेटा बहू दादी को समझाया, माँ को समझाया कि छोड़ दो, इस तरह से जिद करना ठीक नहीं है। फिर मंगम्मा मान भी गई और साथ साथ तीनों रहने लगी। ये आपके उत्तर है, इसे नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बुक का, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दें। दही वाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दें। अभी तक आपने लाइक कमेंट नहीं किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं भी, समझ रहे हैं ना? ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक कौन है, उसका परिचय दे। आवाज़ थोड़ा धीरे। उत्तर लिखना है इसका। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम, ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में अन्यतम माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने जो है अनेक विद्याओं में, जैसे कविता लिखी है, नाटक लिखे हैं, आलोचना की है, जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक श्रीनिवास जी है, उनका पूरा परिचय देना था, तो आप दे दिए परिचय। ठीक है, ये आपका परिचय था, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, देख लीजिए, दही वाली मंगम्मा का पूरा उत्तर के साथ लिखना है, अच्छे से हैंडराइटिंग में। आपको एग्जाम में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना होगा। हिंदी है, शुद्ध जितना लिखिएगा, हैंडराइटिंग जितना सुंदर होगा, नंबर उसी के हिसाब से आपको मिलेगी, पूरा में पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब मंगम्मा के बारे में आपको बताना है। तो मंगम्मा के बारे में क्या लिखना है? सवाल अगर आप समझ गए हैं तो आप उत्तर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मंगम्मा का चरित्र चित्रण करना, मंगम्मा के बारे में बताना है। सबसे पहले मंगम्मा लिखना है उत्तर में। मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी का एक प्रमुख पात्र है। दही वाली मंगम्मा जो है, दही वाली मंगम्मा कहानी का एक प्रमुख पात्र है। इस तरह से इसे लिखना है एग्जाम में। मंगम्मा एक विधवा औरत थी। मंगम्मा का पति नहीं था। मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए दही बेचने का कार्य करती थी। मंगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगम्मा को अपने पोते और अधिकार को लेकर नजम्मा के साथ विवाद होते रहते थे। मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह परिश्रमी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है, ये मंगम्मा का चरित्र चित्रण था। आपको जो अगर एग्जाम में आएगा तो बस लिख देना है समझ के। और ठीक है,
इस तरह से आप समझ गए कि मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी का एक प्रमुख पात्रा है जिसके लेखक श्रीनिवास जी है। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए दही बेचने का कार्य करती थी। मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा को अपने पोते और अधिकार को लेकर नजम्मा के साथ विवाद होते रहते थे। मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है और वह परिश्रमी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है, जीना चाहती है। तो ये मगम्मा का चरित्र चित्रण था। मगम्मा के बारे में बताना था तो आप मगम्मा के बारे में चिपका देना है आपको। ठीक है, देखिए दीर्घ प्रश्न है छठा आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश लिखिए। आपने पूरा पढ़ा, पूरा सुना, पूरा समझा, तो सारांश का मतलब होता है कि जो आप उस कहानी में पढ़े तो जो उसका जो मेन बातें बाहर आती है तो वो आपको लिखनी है, सारांश। तो दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश लिखना है तो किस तरह से लिखना है, शुरुआत कैसे करना है वो देखिए कि किस तरह से लिखा जाता है पैराग्राफ चेंज के साथ। तो उत्तर में लिखना है, प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। फिर कोमा देना है, जिनके लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी की प्रमुख पात्रा मगम्मा है। ठीक है, पहले इनका परिचय दे देना है कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, इनके लेखक कौन है और इस कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है। तो ये लिखने के बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है, मगम्मा अवलूर के पास वेंकटपुर की रहने वाली एक विधवा औरत है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से दूर बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती है। वह अपने बेटा, एक बहू और एक पोता के साथ रहती है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्य में करती है। एक दिन पोते के कारण उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि कहानी कहाँ से ली गई है, इनके लेखक कौन है, मगम्मा क्या करती है, मगम्मा के घर में कौन कौन है, वो अपना जीवन यापन कैसे करती है। ठीक है, वो तक। तो एक दिन पोते के कारण उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है। एक बार जब बहू को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सास रगम्पा जो लंपर जुआरी लालची व्यक्ति था गांव का, वो एक बार जब बहू को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सास रगम्पा को कर्ज देने वाली है तो वह थोड़ा सा दिमाग लगाती, योजना बनाती है कि ये गलत है, ये नहीं होने देंगे। तो वह अपने बेटे को दादी के पास भेजकर उसे मना लेती है। ऊपर क्वेश्चन में आपने देखा किस तरह से वो अपनी सास को अपने पोते के जरिए मना लेती है, भेजकर उसे मना लेती है और जो है धीरे धीरे सास और बहू में संबंध सुधर जाता है और आपस में सब मिलजुल के रहने लगते हैं। और बहू जो है मगम्मा का जो कार्य था दही बेचने का, बहू ने मगम्मा का कार्य अपने जिम्मे ले लिया। मगम्मा जो पहले दही बेचने का कार्य करती थी वह अब उसकी बहू बेचने लगी। ये था आपका इस कहानी का सारांश। ठीक है, ये सारांश आपको लिखना इस कहानी का। अब एक प्रश्न आपका एक और बच गया है, कहीं जाना नहीं है, देखते रहना है, कहानी को पूरा समझना है। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो एक कमेंट जरूर कर दे कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। 7वां प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए। दही वाली मगम्मा कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपने इतना कहानी पढ़ लिया, आपको समझ में अच्छे से आ गई। मैं दूसरे क्लास में ज़रूर पूछूंगा आपसे कि आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो उत्तर लिखना है, दही वाली मगम्मा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दही वाली मगम्मा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जो है बुढ़ापे में अधिकार के चक्कर में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और ना ही मूढ़ों की दाल ही गले। इस बात को समझ गए। जब जिस घर में यानी कि जब भी इस तरह का माहौल हो, मतलब बेटा बड़ा हो गया, बेटा का शादी हो गया है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, ससुर बूढ़ा हो गए, तो उसे जो है ना अधिकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे योग्य उत्तराधिकारी मतलब जो समझदार है, जो घर को चला सके, उसके हाथों में सब जो है
घर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और उसे आराम से, चाहे मम्मी पापा हो, सास ससुर हो, बैठ के आराम से खाए पिए मस्त रहे, कोई टेंशन लिए ना ही, जिससे ना समाज वाले उपहास बनाए और ना ही कोई होशियार व्यक्ति का दाल गले। ठीक है, तो ये आपके वर्णिका के पहले चैप्टर दही वाली मगम्मा कहानी खत्म हो गई। सारा ऑब्जेक्टिव भी हो गई, आपके सब्जेक्टिव भी हो गए, लघु भी हो गया, दीर्घ हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज़। ठीक है, ताकि अब ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा चैप्टर जो है वर्णिका के, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, पढ़ाई में अगर आपको मन नहीं लग रही है तो मन लगाना होगा आपको। ठीक है, मतलब एक टाइम बना लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, मन को, दिमाग को डिसाइड करा दीजिए कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना, नींद आए तो पानी रख लीजिए बगल में, कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना, ठानना है तो ठानना कि नहीं मुझे पढ़ना है। 3 महीने 4 महीने तो मेहनत करनी है, उसके बाद सोना ही सोना है। तो जगना सीखे पहले सुबह। ठीक है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है, डिसाइड कर लेना है, अपने मन को समझा देना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कंप्लीट करना है। और हिंदी 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, 40-45% आपका शायद ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये ग्रामर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, व्याकरण वो मैं भी बताऊंगा, और बुक से पूछा जाता है 50-55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो वो मैं करा ही दूंगा। तो पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, नोट्स लिखना है, ताकि बार बार रिपीट करना है, एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन रिवीजन करना है, ताकि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। थैंक यू। एक मिनट।